वेलकम दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जो कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा होगा वह देख लेगा तो पार्ट 4 को देखेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अवतल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए होता है। नाई के दुकान में अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अर्थात प्रकाश को परावर्तित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, सौर भट्टियों में सूर्य से आती ऊष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है ताकि उससे ऊष्मा अधिक मिले। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया जा सके और उससे सेल जो होता है वह चार्ज हो सके। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। देखिए यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो है वह पीछे देखने के लिए किया जाता है। किसी भी स्कूटर, मोटर कार या फिर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? यह दोनों जो प्रश्न है यह बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु से छोटा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र यानी यह बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करता है, तो इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में अर्थात पीछे देखने के आईने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हजामती दर्पण में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आसान है, याद कर लीजिएगा इसको। चिन्ह परिपाटी से क्या समझते हैं? तो जब दर्पणों का उपयोग कर रहे होते हैं तब सभी दूरियों और लंबाइयों को मापते हैं। उस समय जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन नियमों को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके, जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में दर्पण से प्रतिबिंबों के बीच और वस्तुओं के बीच दूरियों का निर्धारित किया जाता है। दूरियों का निर्धारण होता है, जैसे यह देखिए, यह ध्रुव है, सभी दूरियां, इसका पॉइंट बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा चिन्ह परिपाटी का क्या क्या नियम है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश माना जाता है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला पॉइंट है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अगला पॉइंट है, दर्पण का अक्ष अर्थात x डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है जब वे अक्ष ऊपर की ओर होती है तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे होती है। देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इस दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वह धनात्मक होगी और इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। और सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, अर्थात P को मूल बिंदु मान लिया जाता है और यह प्रधान अक्ष है। इसके ऊपर जो भी दूरी मापी जाएगी वह धनात्मक होगी, इसके नीचे जो भी दूरी मापी जाएगी वह ऋणात्मक होगी। जैसे अगर हम कहीं पे वस्तु यहाँ पे रखते हैं तो दूरी कभी भी इस साइड से मापिएगा तो वस्तु दूरी
ऋणात्मक हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो आप इस तरह दूरी मापिएगा तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो जाएगी। या फिर जो है अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है तो धनात्मक हो जाएगी और नीचे की तरफ बनता है तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। उसके बाद प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए, अवतल दर्पण की जो भी दूरियां मापी जाती है वह आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाती है। यह ध्रुव हो गया और इस तरफ आप दूरी माप रहे हैं, इसलिए इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाती है। जैसे यह फोकस दूरी हो गया तो धनात्मक हो जाती है और यह भी धनात्मक होती है। इसका वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h डैश बटा h। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।